Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. As we are studying chapter 10 acids, bases and salts. In the last video we have learned about the properties of salts and the preparation of soluble and insoluble salts. और salts के बारे में हमने ये पढ़ा था कि salts जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और हम इनको न्यूट्रल कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। ये एसिड्स और बेस के आपस में रिएक्ट करने से बनते हैं और बेसिकली जो सॉल्ट बनता है उसके साथ वाटर भी प्रिपेयर होता है। सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट दैट इज़ केटाइन, इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक बेस, और द नेगेटिव पार्ट इज़ कॉल्ड केटाइन और एसिडिक रेडिकल बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। ठीक है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है और बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो जाते हैं। और जो बेस का मेटालिक पोर्शन है, मेटालिक पार्ट जो है, जो सोडियम मेटल होती है या कोई और भी मेटल होती है, जो केटाइन है वो रिएक्ट करता है एसिड के नेगेटिव रेडिकल के साथ, नेगेटिव पार्ट के साथ, और वो चेंज हो जाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट में। इसको हम न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन मौजूद है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। ये ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल, जिसकी वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड। सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स। और सॉल्युबल जो सॉल्ट्स हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमने एसिड्स और बेस का जब आपस में रिएक्शन करवाया तो एसिड के अंदर मोस्टली कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और कुछ बेसिस ऐसे होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं। तो कंप्लीट एक स्टेप में वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता। समटाइम क्या होता है कि किसी एसिड का हाइड्रोजन पार्ट जो है वो सॉल्ट में रह जाता है और किसी बेस का हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सॉल्ट में रह जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेथड जो सॉल्ट्स बनते हैं उन्हीं बेसिस को और उन्हीं मेन सॉल्ट्स को की जो कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन सॉल्ट्स की ये मेन 6 टाइप्स जो हैं वो उनमें इनको डिवाइड किया गया है। हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन जो हैं रखते हैं, और बेस वो है जिसके पास जो है हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हों। ये मेन प्रॉपर्टी है। इन्हीं बेसिकली मेन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो है हम सॉल्ट्स की डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमने उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में। नॉर्मल जो सॉल्ट्स होते हैं हम उनको न्यूट्रल सॉल्ट्स का नाम देते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्ट बनता है उसके अंदर ना तो हाइड्रोजन का पोर्शन होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है, और बेसिकली वो न्यूट्रल होता है जिसमें कंप्लीट बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल मौजूद होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एसिड मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका एक्वस सोल्यूशन पानी के अंदर मौजूद है, और बेस है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है। ऑब्वियसली जब हम इनका पानी के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव, पोटाशियम पे पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव। हमेशा याद रखना है कि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। और बाकी जो एसिड और बेस के जो पार्ट्स रह जाते हैं, ये एसिड का नेगेटिव पार्ट दैट इज़ कॉल्ड क्लोराइड आयन, और जो बेस का जो मेटालिक पोर्शन होता है पॉजिटिव आयन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोटाशियम क्लोराइड। अब पोटाशियम क्लोराइड KCl बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको न्यूट्रल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन मौजूद है ना ही इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। और जिस रिएक्शन से ये बनते हैं जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, जिसमें कंप्लीट जो क्लोराइड आयन है और जो बेसिकली पोटाशियम आयन है ये आपस में रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड बना देते हैं, और जिसमें हम कहते हैं कि जो मेटल एटम होता है वो क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देता है
और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज the reaction in which acids and bases all completely react with each other. They neutralize the properties, जिसमें कम्प्लीटली तौर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कम्प्लीटली तौर पर जो है रिप्लेस हो जाती हैं, और जो बाकी बचे हुए आयन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो सॉल्ट बनता है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक सॉल्ट एसिड मौजूद है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका भी एक सोल्यूशन मौजूद है, और जिंक ऑक्साइड हमारे पास जो है वो बेस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसका भी पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद, तो ये पानी के अंदर सेपरेट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के ऊपर होता है 2- चार्ज। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिंक जो है मेटल एटम है, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, और ऑक्सीजन होता है 2- चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन और यहाँ से O जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में। H2O वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। और बाकी हमारे पास ये 2 आयन बच गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट, Zn और सल्फेट आयन। जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, ये दूसरे को ओवरऑल क्या कर देंगे, इस चार्जेस को कैंसिल, और ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा, जिंक सल्फेट। Similarly, like KCl, it is also a neutral salt because it is neutral. It does not have any hydrogen ion or hydroxide ion, so it is also a neutral salt, जिसे हम क्या कहेंगे, zinc sulfate. Is that clear to all of you? जिसमें complete neutralization हो उसे neutral salt बोलेंगे। अब जब ये सॉल्ट प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम इनकी प्रेजेंस को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आइदर ये न्यूट्रल सॉल्ट हैं या नहीं। न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं, जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, वो लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इनके सोल्यूशन के अंदर, इनका जो पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद होगा, आप उसके अंदर ब्लू लिटमस भी डाल के देखेंगे और रेड लिटमस भी डाल के देखेंगे, तो दोनों का कलर चेंज नहीं होगा। ना ब्लू जो है वो चेंज होकर रेड में चेंज होगा, ना ही रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है, जिसकी pH 7 होगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं करेगा। जब इफेक्ट नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं होगा, तो इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो सॉल्ट हमारे पास बना है वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। अब हमने यहाँ पे बात करनी है वो सॉल्ट्स की जो न्यूट्रल नहीं है, यानी कि उनके अंदर या तो कोई करैक्टर मौजूद होगा, एसिडिक और बेसिक करैक्टर मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट्स की। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन के दरमियान हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली तौर पर रिप्लेस नहीं होती, उनकी पोजीशन जो है रिप्लेस नहीं होती, क्योंकि एक से ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सॉल्ट बनता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। और हमने एसिड की करैक्टरिस्टिक पढ़ी है, मेन उसकी प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, वो बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी रखते होंगे, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट्स का नाम देंगे। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल का मतलब है हाफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय पॉजिटिव मेटल। पॉजिटिव मेटल हमेशा बेस के अंदर मौजूद होती हैं, उसका काम ये होता है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके नेगेटिव एनायन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए। तो क्या होगा कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी हाइड्रोजन की, तो जो बनने वाला सॉल्ट होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन रह जाएगा, जिसकी वजह से उस सॉल्ट की प्रॉपर्टी ये होगी कि वो न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अब हाइड्रोजन आयन मौजूद हो गया है। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई दैट सॉल्ट इज़ गिवन द नेम ऑफ एसिडिक सॉल्ट। नाउ लेट्स सी, हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें देखते हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, वो पानी के अंदर इसका सोल्यूशन मौजूद है, और बेस है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, बेस है हमारे पास। अब क्या होगा, ये मेटल का काम होता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसका काम ये होता है कि एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करे। किस तरह से रिएक्ट करे, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर बनता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एसिड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन 2 है मौजूद, यानी कि इसका मतलब ये है कि एट सिंगल स्टेप में एक हाइड्रोक्साइड जो है वो रिप्लेसमेंट करके एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन है। तो क्या होगा, ये पोटाशियम जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो बाकी जो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ पे बच गया HSO4। ठीक है, ये हमारे पास जो एनायन बच गया, क्योंकि सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, और एक हाइड्रोजन जब
+1 निकल गया तो ओवरऑल इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज। ये एनाइन बच गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये पोटाशियम जो है इसके साथ कम्प्लीटली तौर पर रिएक्ट करती है, तो क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। और इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो है ब्लू लिटमस पेपर ऐड करेंगे इसके सोल्यूशन में, वो चेंज हो जाएगा रेड, क्योंकि एसिड की मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी वही होगी जो एसिड की होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है जिसकी वजह से ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि अभी जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, दैट्स वाई इट्स इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट यानी कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई हाइड्रोजन आयन की बाय पॉजिटिव मेटल केटायन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है H3PO4 फास्फोरिक एसिड है मेरे पास, इसका भी पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं। तो आपने याद रखना है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, तो वो समटाइम ये होता है कि सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन जो है जो पार्ट्स हैं हाइड्रोजन आयन जो है वो सॉल्ट में रह जाते हैं। और समटाइम ऐसे होता है कि कुछ बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं जो एक ही स्टेप में जो है वो कंप्लीट रिप्लेस नहीं होते, तो वो बेसिक सॉल्ट भी उसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एसिडिक सॉल्ट की। अब इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेस के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, ये सोडियम मेटल क्या करेगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, एक हाइड्रोजन आयन निकल गया, ठीक है, PO4 के ऊपर 3- चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, एक रिप्लेस हो गया, रिमूव हो गया। तो अब -3 में से +1 कर दे तो ओवरऑल क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, -2 आएगा। PO4 के ऊपर -1 चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, इसकी वजह से इस पर चार्ज आएगा -1। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बना देंगे वाटर। अब क्या बच गया, सोडियम आयन, और ये हमारे पास क्या बच गया, ये आयन फॉस्फेट आयन जो है हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके -1 है, सोडियम के ऊपर होता है +1, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम NaH2PO4। ये सॉल्ट जो है हम इसकी बात करें तो ये इसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, इट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। क्लियर हो गया आपको? इसको भी आप चेक कर सकते हो, ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, जिससे हमें इंडिकेशन होगी कि ये हमारे पास जो है एसिडिक सॉल्ट मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास जो रिएक्शन के दौरान एसिडिक सॉल्ट बन चुके हैं, हम इनको न्यूट्रल सॉल्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, तो ऑब्वियसली हम इनका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ताकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके आपस में रिएक्शन करें, और जो बेस के तो वो कम्प्लीटली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो बना है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो एसिडिक सॉल्ट है, इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विद बेस। हम वही बेस जो है दोबारा इसमें ऐड करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, ये पोटाशियम इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास KSO4, ठीक है, और ये वाला पोटाशियम, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइड ये आपस में रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में। अब पहले इसके पास था एक पोटाशियम, अब ये वाला पोटाशियम भी इसके साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएंगे, K2SO4, यानी कि ये भी न्यूट्रल सॉल्ट भी हो चुका है, न्यूट्रल में चेंज हो चुका। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्ट मौजूद है तो हम उसका बेस के साथ रिएक्शन करवा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसको इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि इसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं है, लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा, जिससे हमें इंडिकेशन होगी कि ये न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो चुका है। अब हमारे पास है यहाँ पे दूसरा जो हमने सॉल्ट प्रिपेयर किया था, डेट इज़ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4। अब इसका हम बेस के साथ जो रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे हमने बेस यूज़ की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम जाएगी और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ पे एक NaHPO4 बच गया, ठीक है, ये वो जो हाइड्रोजन एक निकली वो इसके साथ रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो जाएगी, और ये सोडियम इसके साथ रिएक्ट करके 2 सोडियम हो जाएंगे Na2HPO4। ये अभी भी स्टिल
एसिडिक सॉल्ट है। इसका मज़ीद हम अगेन रिएक्शन करवाएंगे Na2HPO4 का NaOH के साथ। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और ये सोडियम अब अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो पहले 2 सोडियम थी, अब कितनी हो जाएंगी सोडियम, Na3PO4। नाउ इट इज़ सोडियम फॉस्फेट, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। सो you can convert the acidic salt into a neutral salt by reacting further with the base। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एसिडिक सॉल्ट। अब हम बढ़ेंगे एंड द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब यह है कि इस सॉल्ट के अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी बेसिक हो जाएंगी और ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, जिसकी वजह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट है, जिसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो है सॉल्ट तो वो होगा, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो कंप्लीट तब नहीं होगा जब एक से ज़्यादा हम ऐसी बेस यूज़ करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जो एक सिंगल स्टेप में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ऐसी बेस है जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप मौजूद है, तो वो एक ही स्टेप में सारे रिप्लेस नहीं होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। तो उस दौरान जो सॉल्ट हमारे पास आएंगे वो होंगे बेसिक सॉल्ट, और हम जो बेस यूज़ करेंगे वो होगी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेस ऐसी बेस जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और उनकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से सॉल्ट जो बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, हम यहाँ पे बेस देख लेते हैं वो कौन सी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका पानी के अंदर एक्वा मौजूद है। अब क्या होगा, ये जो है क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गए, एल्यूमिनियम OH2 रह गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया। ठीक है, इस क्लोराइड आयन ने क्या कर दिया इस एल्यूमिनियम में से जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ, तो ये क्लोरीन अटैच हो जाएगी, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, AlOH2 क्लोरीन साथ अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेस, ये सॉल्ट तो बना है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। अब इस बेसिक सॉल्ट को हम इस न्यूट्रल कर सकते हैं, कैसे, बेसिक सॉल्ट है तो ओब्वियसली इसका मज़ीद एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है, इसका फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे। अब कितनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो दोबारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। तो बाकी हमारे पास बच गई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्लोरीन अब कितनी हो जाएंगी, ये दोनों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, डाइक्लोराइड। अब ये ऑलरेडी इसके अंदर मज़ीद फिर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो ये भी क्या है, हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। अब थर्ड स्टेप अगेन होगा, इसका हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, HCl के साथ। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। और ये एल्यूमिनियम में से इस एल्यूमिनियम के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहा, अब क्लोरीन 2 थी और एक क्लोरीन ये रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है ना कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद है, सो इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब इसी न्यूट्रल सॉल्ट को आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। इस पे लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिटमस पेपर पे ना ब्लू कलर चेंज होगा ना रेड कलर चेंज होगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर बेसिक सॉल्ट होगा तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड वाले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इज दैट क्लियर। सेकेंड एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, इसका पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है। ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, ZnOH बच गया। और ये नाइट्रेट ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। क्लियर हो गया। अब ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसके पास जो है वो
हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो क्या होगा, इसका हम मज़ीद रिएक्शन कराएंगे सेकेंड स्टेप में किसी एसिड के साथ जो कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है HNO3 के साथ। तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। बाकी जो बाकी रिएक्टेंट्स हैं जिंक नाइट्रेट कितने हैं यहाँ पे, एक ये और ये दोनों हो गए, जिंक नाइट्रेट जो है वो दो, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के शो कर दोगे। अब ये हमारे पास जो जिंक नाइट्रेट है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ना तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। इज़ दैट क्लियर कि हम हमारे पास अगर कोई बेसिक सॉल्ट है या कोई एसिडिक सॉल्ट है तो हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसका रिएक्शन एसिडिक के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर कोई हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है तो उसका हम रिएक्शन क्या करेंगे, किसी बेस के साथ। इज़ दैट क्लियर। नाउ हमारे पास जो है जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है डैट इज़ कॉल्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट से आपको पता चल रहा है कि जिसमें हम टू सॉल्ट्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और हमारे पास जो एक सॉल्ट बनेगा डैट विल बी डबल सॉल्ट, जिसके अंदर दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हम टू सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास वो जो दोनों सॉल्ट्स होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास A और B दो सॉल्ट्स हैं, इनका पानी के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद है, A है सोल्यूशन सॉल्ट है, दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स होंगे। नॉर्मल सॉल्ट्स का मतलब है न्यूट्रल सॉल्ट्स हमने लेने हैं। टू नॉर्मल सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स का हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे और उनकी मोलैरिटी इन दोनों के आपस में सेम होगी, यानी अगर ये 1 मोलर सोल्यूशन है तो ये भी 1 मोलर सोल्यूशन होगा, और अगर ये 2 मोलर सोल्यूशन होगा तो ये भी 2 मोलर सोल्यूशन होगा। इन दोनों सोल्यूशंस को जो कि हमारे पास 2 नॉर्मल सॉल्ट्स हैं उनके नॉर्मल इक्वी मोलर सोल्यूशंस को इक्वी मोलर हम उनको कहते हैं, इक्वी मोलर। इक्वी का मतलब इक्वल, मोलर ऐसे 2 नॉर्मल सॉल्ट्स जिनकी मोलैरिटी सेम होगी, हम उनको क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। इनको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, एक अलग मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों सॉल्ट्स के जो सोल्यूशंस होंगे एक्वा सोल्यूशन होंगे, इन दोनों सॉल्ट्स के जो एक्वा सोल्यूशन होंगे वो इक्वी मोलर होंगे, यानी कि अगर हम जिस मोलैरिटी का, जिस मोलर स्ट्रेंथ का हम एक सोल्यूशन यूज़ करेंगे दूसरा भी उसी मोलर स्ट्रेंथ का होगा, और उनको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे, यानी कि हम इस सोल्यूशन को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, सारा का सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्ट बनेगी, उनकी क्रिस्टल्स बनेगी, वो कौन सी होंगी, डबल सॉल्ट की। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये डबल सॉल्ट आपने याद रखने, एक प्रॉपर्टी इनकी है कि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। और नंबर 2 जो है ये हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, क्योंकि जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते थे तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम इन इक्विमोलर सोल्यूशन का जो मिक्सचर है इसको हम हीट करते हैं, जितना भी वाटर है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में बचेंगे सॉल्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज डबल सॉल्ट, एंड दैट सॉल्ट विल बी आयनिक कंपाउंड एंड दैट विल बी इन सॉलिड फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है पोटाश एलम की, जो कि एक डबल सॉल्ट है। इसको हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे, जिसे हम फुटकरी कहते हैं, जिसे एंटीसेप्टिक अगर कोई जख्म हो जाए तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। और इसके अंदर अगर हम देखें तो सॉल्ट्स कौन से मौजूद हैं, एक सॉल्ट हमारे पास मौजूद है पोटाशियम सल्फेट, और दूसरा इसके साथ जो सॉल्ट होता है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और इनके साथ जो होते हैं 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जब हम इनकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब क्रिस्टल्स बनना शुरू होती हैं तो जो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उन सॉल्ट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जो इनके साथ अटैच हो जाते हैं वो इवेपोरेट, तो जिसकी वजह से इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है क्रिस्टल्स की। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर होंगे कुछ, यानी कि 24 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के, वो इन सॉल्ट के साथ अंदर ट्रैप हो जाएंगे, वो इवेपोरेट नहीं होंगे। तो हम इसको कहेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और ये हमारे पास जो सॉल्ट है ये डबल सॉल्ट है, इसके अंदर दोनों सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, दोनों न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव फिफ्थ टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। अब इस मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एक सॉल्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर एक केटाइन हो और एक से ज़्यादा एनाइन, और एक सॉल्ट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक एनाइन हो और एक से ज़्यादा सॉल्ट्स, एक से ज़्यादा जो है वो केटाइन हो। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, मिक्स सॉल्ट, जिनके अंदर एक केटाइन होता है, ठीक है। मोस्टली हमने ये देखा है
कि ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर एक कीटाइन हो और एक से ज़्यादा एनाइन हो, और एक एनाइन या एक से ज़्यादा कीटाइन हो तो हम ऐसे सॉल्ट्स को मिक्स सॉल्ट कहते हैं। कीटाइन जो होते हैं वो एसिडिक पार्ट होते हैं और कीटाइन जो है वो बेसिक पार्ट होते हैं और एनाइन जो है वो एसिडिक पार्ट होते हैं। तो एक बेसिक रेडिकल हो सकता है और एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल, एक एसिडिक रेडिकल और एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल हो सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम पोटाशियम सल्फेट की। ये हमारे पास जो है ये सॉल्ट है। अब इसके अंदर जो है सोडियम जो है वो मेटल है, ठीक है, इट इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, सोडियम +1 होती है। पोटाशियम की बात करें तो ये +1 होती है। सल्फेट की बात करें तो SO4 2- होता है। तो ये दोनों दो हम देखें तो ये हमारे पास दोनों कीटाइन है, ठीक है, यानी, और एक हमारे पास जो है वो एनाइन है। तो दो हमारे पास बेसिक रेडिकल हैं और एक एसिडिक रेडिकल है। तो ऐसे सॉल्ट को हम मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम जो मेटल है इसके ऊपर +2 चार्ज है। OCl जो है ऑक्सीक्लोराइड, उसके ऊपर -1 है, और एक क्लोरीन है उसके ऊपर होता है -1। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास दो कीटाइन थे और एक एनाइन था। यहाँ पे एक कीटाइन है और दो एनाइन है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या नाम देंगे? मिक्स सॉल्ट्स का। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो है ये सॉल्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके अंदर 1 कीटाइन के साथ एक से ज़्यादा जो हैं कॉम्प्लेक्स एनाइंस जो हैं वो अटैच होते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। वी हैव द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसके अंदर हमारे पास इसका नाम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का हमेशा आपने याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमेशा इसमें मेटल्स जो होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने उनको पढ़ा हुआ है, जो हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोलते हैं। आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास मेटल एटम होती हैं जो कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ कॉम्प्लेक्स एनाइन में मौजूद होती हैं, उसमें जो होती है वो ट्रांजिशन मेटल्स होती है। ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसका नाम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम, इसका पूरा नाम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये जो हमारे पास CN ग्रुप है जिसे कॉल्ड साइनाइड ग्रुप, और ये आयरन है, ये एक कंप्लीट एनाइन है। और ये हमारे पास जो है मेटल कीटाइन जो है वो एक है, यानी कि हमारे पास पोटाशियम जो है वो कीटाइन है और हमारे पास ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हमें नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं आयरन फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये ओवरऑल जो है एक कीटाइन के साथ इस तरह से ये एनाइन जो कॉम्प्लेक्स एनाइन मौजूद होते हैं, तो यानी कि ये इस तरह से होता है। एक आयरन है, उसके साथ 6 एनाइन साइनाइड ग्रुप मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 CN ग्रुप मौजूद होते हैं। तो हम ये, और इसको हम कहते हैं ये इस तरह। हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एग्जांपल आती है पोटाशियम फेरोसाइनाइड की, जो हमने अभी बात की है कि जो हमारे पास CN6, ये हमारे पास जो है ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है जिसके ऊपर जो चार्ज होता है -4 का, ये है, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एनाइन। जब हम इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके 2 आयन सेपरेट हो जाते हैं। एक कीटाइन सेपरेट हो जाएगा जिसमें हम कहते हैं 4 पोटाशियम आयन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है जिसके हम कॉम्प्लेक्स एनाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसकी डिसोसिएशन की जाए तो एक कीटाइन हमें मिलता है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन आते हैं, ठीक है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का। नाउ यू कैन ईजिली लर्न द टॉपिक दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। Thanks for watching the video.